So very good morning everyone. अब वो मॉर्निंग कितनी देर तक गुड रहती है दैट आई डोंट नो. Yes, we are done with SOFP, we are done with SOPL and we are done with associates. 3 chapters of consolidation जो मेजर कंसोलिडेशन का पार्ट है, we are almost done. अब एक छोटा सा पार्ट बचता है विच इज कॉल्ड ग्रुप डिस्पोजल. अगर आप 2 3 4 अटेम्प्ट पहले अगर ग्रुप डिस्पोजल कर रहे होते तो वो कभी भी क्वेश्चन 20 मार्क्स में नहीं पूछा जाता था. वो पहले 2 नंबर के उसमें क्वेश्चंस में आता था. अब ग्रुप डिस्पोजल फ्रॉम 2 to 5 अटेम्प्ट्स अब वो एज अ कंसोलिडेशन 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा जाता है. ठीक है. यस. तो मुझे अब ये बताओ, अभी तक जितना हमने पढ़ा रिलेटेड टू दी एसोसिएट्स, रिलेटेड टू दी एसओएफपी और एसओपीएल, आई एम नॉट आस्किंग के क्वेश्चंस बने या नहीं, आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन में कोई पॉइंट समझ में आया या नहीं. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्सेप्ट हम सीख के आए, जैसे फेयर वैल्यू मॉडल वाला कॉन्सेप्ट, फेयर वैल्यू या इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट करना, या फिर हम सीख के आए हैं पर का कॉन्सेप्ट इन एसोसिएट और इन एसओपीएल और एसओएफपी, कहीं भी पॉइंट नहीं बन रहा है क्वेश्चन का, वो इंटरप्रिटेशन का मिस्टेक है. इट्स नॉट द कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक. कहीं भी कॉन्सेप्चुअल लैकिंग फील हो रही है क्या कि मैम ये एडजस्टमेंट हमको डाइजेस्ट नहीं हुआ है, या ये एडजस्टमेंट आर पार है, रटना पड़ रहा है? एडजस्टमेंट में कोई इशू आ रहा है क्या? पॉइंटर्स नहीं बनेंगे. देखो अभी हम इतने प्रो नहीं हुए हैं. जैसे एज अ फैकल्टी आप क्या सोचते हो कि टीचर से एक बार में बन जाते होंगे? नहीं. जब उसने भी फर्स्ट टाइम देखा होगा तो टाइम लगता है चीजें ग्रैप करने में. आप धीरे धीरे आप 4 5 क्वेश्चन में जब लैंग्वेजेस पढ़ने लगोगे, अपने आप चीजें ग्रैप होने लगेगी, अपने आप समझ में आएगा कि इनके एडजस्टमेंट चेंज नहीं होते, सिर्फ अमाउंट चेंज होते जाते हैं. कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिख जाएगा, तो कहीं प्लांट एंड मशीनरी दिख जाएगा, तो कहीं कोई दूसरा एसेट दिख जाएगा, बट एडजस्टमेंट यही होगा कि फेयर वैल्यू एक्सेस थी, इतना डेप्रिसिएशन है, 5 साल 2 साल. डेट्स बहुत वाइजली पढ़ना. अभी क्वेश्चन जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से करो, सेटल्ड वे में करो, बट सही करो. एम आई क्लियर एवरीवन? तो कहीं भी कोई कॉन्सेप्चुअल लैकिंग फील हो रही है किसी भी पॉइंट में? यस. मुझे सेल्स कंसिडरेशन में मतलब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लिखते हैं, इंक्लूडिंग नॉट फाइनेंस कॉस्ट. आप जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, फ्यूचर वैल्यू से जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होती है, प्रेजेंट वैल्यू कम होती है. इट मींस यू एलिमिनेट द इंटरेस्ट कंपोनेंट. ठीक है. तो मैम प्रिंसिपल सेल्स कंसिडरेशन में ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू. और हर साल जब आप वो निकालते हो उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, डू यू थिंक इट्स अ फाइनेंस कॉस्ट? फाइनेंस कॉस्ट इज ऑलवेज द पीएनएल आइटम बिकॉज इट इज एक्सपेंसेस. तो आप पीएनएल में डेबिट करते हो, तो क्रेडिट कुछ करना है, तो डू यू थिंक आपने एक डिफर्ड कंसिडरेशन की लाइबिलिटी लिखी जो कम वैल्यू पे लिखी, फ्यूचर में बढ़ाना है, तो आप पीएनएल में डेबिट करते हो फाइनेंस कॉस्ट और क्रेडिट करते हो डिफर्ड कंसिडरेशन एज अ लाइबिलिटी, नॉट दी सेल्स कंसिडरेशन का कंपोनेंट. सेल्स कंसिडरेशन फिक्स्ड है प्रेजेंट वैल्यू पे. क्लियर? यस एवरीवन? किसी भी टॉपिक पे कहीं भी लैकिंग फील होती है क्या? नहीं होंगे, होंगे. सो कैसा है, आप जब एज अ क्वेश्चन देखते हो, देखो ये फैक्ट है, जब कोई छोटी चीज दिखती है तो वो हमको बहुत इजी लगता है, हमको लगता है ये हमारे लेवल का है. पर जैसे ही हम कोई चीज बड़ी देखते हैं एज अ होल, तो हमको डिफिकल्ट लगता है. ठीक है. अगर आप कंसोलिडेशन का एक एक क्वेश्चन का एक एक पॉइंटर पढ़ोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे हर पॉइंटर में एक ही एडजस्टमेंट है. तो अगर एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, तो आप भूल जाओ एज अ होल हमको क्या दिया है. आप भूल जाओ कि 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, पूरा पीएनएल बनाना है या पूरा बैलेंस शीट बनाना है. आप उस एडजस्टमेंट को पढ़ो, उस एडजस्टमेंट के आपके हिसाब से जो अकाउंटिंग होनी चाहिए. जैसे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है, सो आपको पता है कि मैम एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग वैल्यू बढ़ेगा, पता है. ये पता है कि अगर लैंड है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन लगेगा. और कितने सालों का लगेगा? जिस दिन से एक्वायर किया और आज तक का टाइम लगा. यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपने क्वेश्चन पढ़ा, वो एडजस्टमेंट, अब ये पता है एडजस्टमेंट कहाँ जाता है, एज अ वर्किंग नोट 2. आपने वर्किंग नोट 2 में वो एडजस्टमेंट डाल दिया, बात खत्म. अब आपको पता है इस एडजस्टमेंट की पोस्टिंग भी होगी, होगी बैलेंस शीट में. आपको एसेट का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम करना पड़ेगा. साइमल्टेनियसली आप एसेट पे जाओ, वहां पे वो वैल्यू प्लस करो और वो वैल्यू माइनस करके वाइंड अप कर दो. हो गया. अब इसका कोई भी एडजस्टमेंट बचा?
नहीं। क्या वो पॉइंटर पढ़ने की जरूरत है वापस? नहीं। अब आप दूसरा पॉइंट पढ़ो। आप जब एज अ होल पढ़ते हो, हम क्या कर रहे हैं अभी, जैसे देखो मैंने आपको क्वेश्चन करा होगा तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन रीड कर दिया। इन द एग्जाम्स यू नॉट नीड टू रीड द इंटायर क्वेश्चन एट वन गो। एक पॉइंटर पढ़ा, देखो वर्किंग नोट्स में कुछ चेंज आता है क्या कि कुछ एडजस्टमेंट अलग आए तो वर्किंग नोट पहले ये बनेगा बाद में ये बनेगा? नहीं आता है। बैलेंस शीट का जो आइटम्स दे रखे हैं उसके अलावा कोई आइटम्स आएंगे क्या? गुडविल, एनसीआई और ग्रुप रिटर्न, इसके अलावा कोई अलग आइटम आता है क्या? नहीं। तो वो सारे आइटम्स करके फॉर्मेट बना लो, सारे वर्किंग नोट्स के पॉइंट छोड़ के एडजस्टमेंट की जगह छोड़ दो। एक एक पॉइंटर पढ़ते जाओ, उसकी पोस्टिंग करते जाओ, उसका पहले वर्किंग नोट्स में इंपैक्ट डालो और साइमल्टेनियसली उसका पोस्टिंग आप बैलेंस शीट में कर दो। सो आपको वापस क्वेश्चन रिविजिट नहीं करना पड़ेगा पॉइंटर्स के टर्म्स में। और वंस यू आर डन विथ ऑल दी पॉइंटर्स, अब पॉइंटर्स हटाओ, देन आप बैलेंस शीट में नहीं जा सकते डायरेक्ट, आपको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट से स्टार्ट करना पड़ेगा। देन अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा तो डू यू थिंक आपको सिर्फ टोटली लगाना है हर चीज का? आप टोटल लगा लो, आपके सारी चीजें निकल जाएगी, देन उसकी पोस्टिंग कर दो। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, आप क्वेश्चन एज अ होल पढ़ोगे, कोई भी इंसान होगा वो डरेगा ही। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ना, किसी ने पालीताना, किसी कोई आप लोगों को तीर्थ है जो बहुत ऊंचाई पे है, मतलब तीर्थ या कोई आपका अमरनाथ, ठीक है, लोग पैदल जाते हैं। आप अगर एज अ होल देखोगे यू फील बैड कि यार इतना नहीं चढ़ाएगा, पर आप अगर स्टेप वाइज चलो कि चलो ये फर्स्ट है, मतलब वहां पे भी कुछ पॉइंटर्स होते हैं ना कि यहाँ तक आज कर लो, यहाँ तक आप ऐसे करोगे तो जर्नी इज वेरी इजी। तो टुकड़ों में जर्नी करना बहुत इजी है, तो बेटर होता है आप एक एक पॉइंटर पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ, एज अ होल कभी देखना ही नहीं। ये सोचो एक कहानी दे रखी, दो दो नंबर की, 5 क्वेश्चंस, 5 पॉइंटर्स होंगे, दो नंबर के 5 पॉइंटर्स है बस। ये बेस्ट तरीका है। एज अ होल देखोगे तो सिंगल एंटिटी में भी डर लगेगा, इंटरप्रिटेशन में भी डर लगेगा और इसमें भी डर लगेगा। और अभी देखो गलत होंगे, वी आर नॉट प्रो, तो आपसे टाइम भी लगेगा और गलती भी होगी। बेस्ट तरीका है, जो गलतियां कर रहे हो इट्स ओके टू बी रॉन्ग, इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स, राइट डाउन द मिस्टेक्स इज द सॉल्यूशन टू नॉट टू डू द मिस्टेक अगेन। आप जब मिस्टेक्स लिख लेते हो, कई बार ऐसा होता होगा डेफर्ड कंसिडरेशन लिख तो दिया बैलेंस शीट में पर उसमें इंटरेस्ट ऐड करना भूल गए। अगर आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे, इंटरेस्ट डालना भूल गए, ये मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई, राइट डाउन दैट मिस्टेक। तो जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो, रीड दोज अर्लियर मिस्टेक्स। और ऐसा भी नहीं हर क्वेश्चन के पीछे मिस्टेक्स लिखना है, नहीं, एक ब्लैंक पेपर पे सारी मिस्टेक्स लिखनी है, क्वेश्चन वाइज नहीं। तो जब आप दूसरा क्वेश्चन करो वो सारी मिस्टेक्स रीड कर लो, तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो एटलीस्ट चांसेस ये होगी कि वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं होगी, क्योंकि पता है क्या मिस्टेक्स होती है कॉमनली, तो आप वो पहले कर दोगे, क्या ये नहीं होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा मिस और आप तो करो, सबसे बेस्ट तरीका होता है जितनी मिस्टेक्स करोगे ना, आपको सारे इफ एंड बट्स पता चल जाता है कि एग्जाम में हम इससे ज्यादा कहीं नहीं जा सकते, तो वो कर लो। पर कंसोलिडेशन की मिस्टेक्स लिखोगे तो बेस्ट है, मतलब लिटरली बेस्ट है। एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे, तो बेस्ट है सारी मिस्टेक्स ही पढ़ के चले गए, तो एटलीस्ट ये ध्यान रहेगा कि ये वाली चीजें तो हमको नहीं करना है। डन? यस मैम। और कुछ डाउट है रिलेटेड टू द कंसोलिडेशन? ओसीआई मतलब जो क्वेश्चन उसमें 434 में ओसीआई यस, देखो क्या है इसको, चलो बुक भी मत खोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, आप उसको बांटते हो, आपने बांटा एनसीआई और पेरेंट में, एनसीआई और पेरेंट का शेयर निकल गया। अब जब ओसीआई में रिवैल्यूएशन गेन है सपोज 1000 का, सो डू यू थिंक 80 आपको मिलना चाहिए, 20 एनसीआई को मिलना चाहिए? बस वही करना है। ऊपर का जो प्रॉफिट है बांटा, ऊपर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बांट दिया, तो 80% आपके प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट है ना, उसमें उसका 80% ऐड कर लेना, और जो उसका $200 $200 जो आएगा वो एनसीआई में दे देना। तो उसका जो ओसीआई का एग्जीक्यूशन है वो अलग से प्रेजेंट करेंगे या फिर उसकी पहले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप लिखोगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट एंड एनसीआई, फिर लिखोगे अगेन इन ओसीआई प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट एंड एनसीआई। तो जो आपने ऊपर का प्रॉफिट निकला वो प्लस 20% ऑफ ओसीआई एनसीआई को मिल गया, पेरेंट का निकला पेरेंट का, प्लस जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो पेरेंट को मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी। डन? और कोई टॉपिक पे डाउट? सेटल्ड होना? यस, मेरी स्क्रीन विजिबल है। लॉस होता है और वो पहले और सब्सिडरी दोनों है तो फिर उनको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे,
पेरेंट का तो पेरेंट को ही मिलेगा केवल, आप किसको बांटोगे? सिर्फ सब्सिडरी वाले को बांटोगे। चलो, अब मुझे अब हम पढ़ते हैं ग्रुप डिस्पोजल। क्या समझ में आ रहा है ग्रुप डिस्पोजल से? मतलब बाय हियरिंग द वर्ड ग्रुप डिस्पोजल क्या समझ में आ रहा है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को डिस्पोज करना मतलब डस्टबिन में डाल देना कि ये हमको पसंद नहीं आ रही, डिस्पोज ऑफ। बोलो, क्या समझ में आ रहा है? या तो एसी बहुत ठंडा चल रहा है, हाथ नम हो रहा है। बोलो मैम, जब ग्रुप डिस्पोजल की बात करते हैं, हमने डिस्पोजल ऑफ एसिड सीखा था IAS 16 में। क्या सीखा था मैम? डिस्पोजल मतलब बेच देना। इट्स मीन जरूरी है क्या अगर कोई मेरी सब्सिडरी है, मैंने उसके शेयर्स खरीदे हैं, तो मैं कभी उसके शेयर्स नहीं बेचूंगी? मैंने बेच दिए, मेरे को नहीं काम आई, मैंने एज अ पूरी सब्सिडरी बेच दी। बेच दी, यस और नो? अब एक बात बताओ, पहले हम कुछ चीजें नॉर्मली समझते हैं। मैंने सब्सिडरी को यहां पे बेचा, सपोज इट्स अ जुलाई और इट्स जनवरी एंड दिसंबर। आपको ग्रुप डिस्पोजल का मीनिंग समझ में आया ना, कि आप ग्रुप की एक सब्सिडरी को क्या कर रहे हो? डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, मतलब उसके सारे शेयर्स को आपने बेच दिए। ठीक है, तो क्या वो अब आपकी सब्सिडरी रही? नहीं। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर इज माय फाइनेंशियल ईयर, मैंने सब्सिडरी बेची कब? जुलाई में। पीएनएल किस लिए बनता है? पीएनएल फॉर द पीरियड, बैलेंस शीट एज ऑन। सो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी यहाँ पे, तो क्या ये मेरी सब्सिडरी है? नो। सो मैम, अगर सब्सिडरी बेच दी तो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आता, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन एट ऑल बिकॉज इट्स नॉट माय सब्सिडरी। तो बैलेंस शीट पे कुछ इंपैक्ट आएगा क्या? क्या बैलेंस शीट का कंसोलिडेशन बनेगा क्या? नहीं। इट मीन्स दैट मैम, जब भी ग्रुप डिस्पोजल होता है, बैलेंस शीट अब प्योरली किसकी बचती है? पेरेंट्स की। There is no concept of NCI, there is no concept of goodwill, there is nothing, because as on balance sheet date it's not at all my subsidiary। तो इसका कुछ impact देंगे क्या बैलेंस शीट में? नहीं। बट एक बात बताओ, दिस इज कॉल्ड पीएनएल फॉर द पीरियड बनता है, तो डू यू थिंक यहां से लेके यहां तक के प्रॉफिट पे मेरा राइट था? So it means that we don't give an impact on balance sheet, but we have to consolidate SOPL करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां तक तो सब्सिडरी थी। यस और नो? और इफ इट इज यस, तो यहां तक के प्रॉफिट पे मेरा राइट होगा, यस और नो? और अगर मेरा राइट है तो मैम आई हैव टू कंसोलिडेट। अभी तक हम यहां से लेके यहां तक कंसोलिडेट करते थे, क्योंकि यहां एक्वायर किया था, तो यहां से लेके यहां तक के प्रॉफिट पे हमारा राइट था। बट अब बेचा है, तो मैम यहां से लेके यहां तक वो हमारी सब्सिडरी थी। सो वी हैव टू कंसोलिडेट द जनवरी टू दिस जुलाई। पीएनएल पूरा कंसोलिडेट होगा, यस और नो? फॉर 6 months, yes or no? So it means in case of group disposal, if I'm talking about the group disposals, so ma'am, बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बैलेंस शीट पे सब्सिडरी थी ही नहीं, है ही नहीं, तो देयर इज नो स्कोप ऑफ कंसोलिडेशन। But in case of statement of P&L, I have to consolidate this thing. It means that जब भी हम group disposal का questions पढ़ेंगे, तो वो SOFP में साथ में नहीं आएगा, किसके साथ आएगा? SOPL के साथ। SOFPL दे के भी करेंगे क्या? दे भी दी सब्सिडरी की बैलेंस शीट, कुछ करोगे क्या? इग्नोर, स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर। क्यों? बिकॉज मैम है ही नहीं। एम आई क्लियर? तो जनरली ग्रुप डिस्पोजल्स के क्वेश्चन, जनरली क्या, नॉर्मली ग्रुप डिस्पोजल्स के क्वेश्चंस किसके साथ आते हैं? SOPL के साथ। डन? यहां से लेके यहां तक के प्रॉफिट का राइट होगा। ठीक है, यू नो, पेरेंट आपका एक अपना इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, जो आपको दिया हुआ होता है, यस और नो? जिसमें बैलेंस शीट होती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज होती है, यस और नो? ठीक है, अब इसको भूल जाओ,
अगर आपने कोई एसेट बेची होती, सो डू यू थिंक आपकी बुक्स में एक एसेट का कैरिंग वैल्यू आ रहा होता? यस और नो? और मैम आपने उसको किसी सेल्स कंसिडरेशन के अगेंस्ट में बेचा होता। सपोज एक एसेट मेरी बुक्स में 1 लाख का है और मैंने उसको 1,20 पे बेचा, कितने का प्रॉफिट आ रहा है? मैम 20,000 का प्रॉफिट आएगा, कहाँ जाएगा? एसओपीएल। तो सिमिलरली अगर पेरेंट्स की बुक्स में देखे तो पेरेंट्स की बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा। यस और नो? अगर मैं पेरेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, अभी कंसोलिडेटेड की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कंसोलिडेट में तो हट के गुडविल आ जाता है। अगर कंसोलिडेटेड हुआ होता तो गुडविल आता, एनसीआई आता और ग्रुप रिटेन अर्निंग आता। अभी तो पेरेंट्स के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा। यस और नो? सपोज 2 लाख का आ रहा होगा। अब जब मैंने बेचा होगा तो इसके अगेंस्ट में सपोज मुझे सेल्स कंसिडरेशन मिला 2,20 का, तो जब इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट्स बनाएगी तो मैम मुझे पैसा मिला सेल्स कंसिडरेशन 2,20,000 का, और किसके अगेंस्ट में मिला? 2 लाख के अगेंस्ट में मिला। यस और नो? डिवाइडेड बाय माइनस, सॉरी माइनस कितने का प्रॉफिट, कहाँ डालेगा? अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो पेरेंट्स की बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा, और पेरेंट्स की अब जब इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पेरेंट्स बनाएगी एज ऑन 31 दिसंबर, उसकी बुक्स में एक प्रॉफिट आ रहा होगा 20,000 का। यस और नो? इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वाई? बिकॉज उसने इन्वेस्टमेंट हटाया होगा, सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड किया होगा, और उसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट आया होगा दैट इज कॉल्ड 20,000, और दैट प्रॉफिट शोज ऑन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से वो कहां चला गया होगा? रिटेन्ड अर्निंग में। यस और नो? लॉजिक settled हो? It means that in case of group disposals, independent financial statement में एक profit दिख रहा होगा which is called 20,000 in SOPL. Yes or no? क्या इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा बैलेंस शीट डेट पे? दिख रहा होगा क्या? नो, बिकॉज बेच चुके हैं, तो पेरेंट ने अपनी बुक से ये इन्वेस्टमेंट भी हटा दिया होगा, कैश रिसीव्ड कर लिया होगा 2,20,000 का, और रिटेन्ड अर्निंग में 20,000 बढ़ जाएगा। यस और नो? सो मैम ग्रुप डिस्पोजल्स में आप 2 तरह के प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है? फर्स्ट, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या प्रॉफिट आएगा, और ये तो हमको निकालना आता ही है, कुछ अलग बात नहीं। अब सेकेंड बात, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट इन केस ऑफ कंसोलिडेशन। यू नो, जब आपने ग्रुप डिस्पोजल किया, बैलेंस यहां पे तो सब्सिडरी थी या नहीं थी? तो जब कैरी फॉरवर्ड आया होगा, एनसीआई भी आया होगा, ग्रुप रिटेन अर्निंग भी आया होगा, प्लस गुडविल भी आई होगी क्या यहाँ पे? ईयर एंड पे मान रही हूँ नहीं होगा, बट यहाँ पे तो पिछले साल निकाला होगा ना, जब सब्सिडरी थी, जब कंसोलिडेट किया था, तब गुडविल भी आई होगी, एनसीआई भी आया होगा कि नहीं? और सेम यहाँ पे वो ओपनिंग में कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा। यस और नो? तो क्या कंसोलिडेटेड में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखता था? कंसोलिडेट में तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को ही तो एलिमिनेट करते थे। यस और नो? यहाँ तक सेटल्ड हो? सो अब मैम हम निकालेंगे ग्रुप डिस्पोजल का कंसोलिडेटेड में क्या प्रॉफिट आएगा और क्या लॉस आएगा। ये तो आपको जो 20,000 का प्रॉफिट दिखा, ये किसमें दिखा? इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जहां पेरेंट्स ने खुद की एक बुक्स बनाई उसमें। और ऐसे ही करते, कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं भी सीखा होता तो आप ये नहीं दिखते कि मेरी बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का, मैंने 2,20 में बेच दिया तो मेरा 20,000 का प्रॉफिट है। यस और नो? अब हम किसका प्रॉफिट सीखेंगे? ग्रुप डिस्पोजल में जो आप कंसोलिडेटेड करोगे, कौन सा? पीएनएल को कंसोलिडेट करोगे ना टिल जुलाई तक, उस प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट आएगा और कितना लॉस। डन? ठीक है। अब मैम इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिखना है, और उस फॉर्मूला में डेटा फिट करके कैलकुलेट करना है। जैसे आपने 5 वर्किंग नोट सीखे थे 5 वर्किंग नोट्स में आपने फॉर्मेट सीखा था, एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग, गुडविल में ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देयर इज आल्सो अ फॉर्मूला। जब हम बेच रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा होगा?
जब हमने बेच कंसिडरेशन मिल रहा होगा, और ऑब्वियसली चाहे इंडिविजुअल में बेचो चाहे ग्रुप में बेचो, सबसे पहले तो कंसिडरेशन ही आएगा। तो स्टार्ट कहां से होगा? अब इसमें से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, ठीक है? लेस करेंगे, डन। अब लेस क्या करेंगे? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एट डिस्पोजल, क्योंकि जिस दिन बेच रहे हैं उसी दिन की तो नेट एसेट्स लेंगे। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट, ठीक है, डन। मैम, इस टाइम पे हमारी बैलेंस शीट में गुडविल भी आ रही थी, यस और नो? तो इसमें ऐड क्या करेंगे? ऐड, अब कैन आई से that goodwill is for the 100% or that net assets of subsidiary at disposal is 100%? पर क्या हमारा 100% है? नहीं। और कैन आई से ये जो सेल्स कंसिडरेशन भी, ये भी 100% है क्या? नहीं, ये तो उतने हिस्से का दे रहा है जितना मेरा राइट है। मतलब मेरे पास अगर 80% शेयर है तो मैंने 80% ही बेचे होंगे और 80% का ही पैसा मिला होगा, तो क्या मैं उसमें से 100% माइनस करूंगी? नहीं। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया, आप उसमें से लेस करोगे क्या? एनसीआई एट, ये ऐड हुआ, ये इसमें ऐड हुआ और ये इसमें माइनस हुआ, देन आपको एक अमाउंट मिलेगा। तो एज अ होल माइनस करेंगे तो दिस इज इधर प्रॉफिट और इधर लॉस। डाइजेस्ट हुई चीज? क्यों एनसीआई अलग से लिखा? बिकॉज मैम इट इज 100% नेट एसेट, इट्स 100% गुडविल, बट दैट सेल्स कंसिडरेशन इज 80%, सो वी हैव टू नीड दिस 80%, तो इसलिए एनसीआई माइनस कर दिया। डन? Yes. Sometimes they directly give you the things. Okay, this is an NCI at disposal, this is a goodwill at disposals, this is a net assets at disposals. But sometimes they not give you the net assets at disposals. वो आपको दे देंगे, क्योंकि देखो वो आपको बोल देंगे beginning of the year is net asset is this. क्या दे दी उन्होंने? बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे सकते हैं या फिर नेट एसेट्स एट एक्विजिशन दे सकते हैं। एम आई क्लियर? बात समझ में आई? सो यू हैव टू कैलकुलेट नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल एट डिस्पोजल्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट एनसीआई एट डिस्पोजल्स, ठीक है? इसमें कोई भी ऐसी अलग चीज नहीं है जो आपको नहीं आती, मतलब आप पैनिक नहीं होना कि कैसे निकालेंगे, एवरीथिंग इज वर्क ऑन अ कॉमन सेंस। अब एक बात सोचो, लॉजिक लगाओ, आपको यहाँ की नेट एसेट्स एट डिस्पोजल्स दे रखी है। नेट एसेट्स मतलब शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, यहाँ की दे दी बिगनिंग ऑफ द ईयर और एंड की दे दी, ठीक है? तो डू यू थिंक आपको इससे पता चल जाएगा कि साल भर में कितना कमाया? जब आपको साल भर का पता चल जाएगा तो इस वाले में यहां तक का अगर वो ऐड कर देंगे तो डू यू थिंक नेट एसेट्स एट डिस्पोजल पता चल जाएगा? कॉमन सेंस की बात बताओ, यस और नो? इन दोनों का डिफरेंस साल भर का है और हमको यहां तक का चाहिए, यहां तक का, तो यहां तक के सारी चीजों को अगर इस चीज में ऐड और लेस कर देंगे तो डू यू थिंक आपको नेट एसेट्स एट डिस्पोजल मिल जाएगा? बस यही करना है। Everything is work on a common sense, but keep in mind sometimes they give you different data. कभी beginning of the year का नहीं दिया, उन्होंने दे दिया at acquisition. So do you think at acquisition से लेके अभी तक का difference वो पोस्ट हो गया और उसमें हम बांट लेंगे हमको कहां तक का चाहिए? कोई डरावनी बात नहीं है। टाइमलाइन बनाओगे तो क्लियर कट दिखेगा, अच्छा यहां से यहां तक का लेना है, यहां तक का ऐड कर देंगे। डाइजेस्ट हुई? अब एक चीज का प्रॉब्लम है मैम, क्या? देखो, बहुत ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लोगों को पता है, पर अभी मैं बोलूंगी ना तो डाइजेस्ट नहीं होगा। कैसे? देखो, ओपनिंग रिटेन अर्निंग यहां पे लिखते हो, लिखते हो?
क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग यहां लिखते हो, यहां पे क्या लिखते हो, साल भर का प्रॉफिट, और यहां पे क्या लिखते हो, कुछ डिविडेंड बांटा। ठीक है, जब आप ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ले रहे हो तो डू यू थिंक आप नेट प्रॉफिट और डिविडेंड को नेट ऑफ कर देते हो? सपोज ये 1 लाख है और ये 2 लाख है, आपको तो ओपनिंग रिटर्न अर्निंग दे रखा होगा और क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग दे रखा होगा, यस और नो? आपने बोला साल भर में कितना कमाया, कितना कमाया साल भर में? लॉजिकली आप 1 लाख की, अभी तक तो हम ऐसे ही करते आ रहे हैं ना, ओपनिंग रिटर्न अर्निंग माइनस क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग, तो साल भर का प्रॉफिट इज 1 लाख, ऐसा ही सोचा। बट मैं बोलती हूँ हमने साल भर कमाया 1,20 और डिविडेंड बांटा 20,000, तो मैं ये बोल रही थी कि नेट ऑफ कर देते हो ना दोनों चीजों को, आपने अल्टीमेटली क्या निकाला, 1 लाख कमाया, कमाया। आपको मैंने अब जैसे कुछ लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा, बट जिस लोगों ने पढ़ा है, तो मैंने IAS 37 पढ़ाया था, याद है? IAS 37 नहीं, सॉरी, मैंने IAS 10 पढ़ाया था, इवन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड पढ़ाया था। और मैंने बोला था डिविडेंड एक ऐसी चीज है जो पेड बेसिस पे अलाउड होती है, प्रपोज्ड बेसिस पे नहीं। मतलब आपने इस साल प्रपोज किया है, इट्स मींस दिस इज नॉट द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट ईयर, दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट ईयर व्हेन यू पेड। मतलब डिविडेंड कौन से बेसिस पे अलाउड होता है, पेड। अब ये यहाँ पे लो, इसी इसी में समझो, ये हमारा डायग्राम था। मैं बोलती हूँ यहाँ ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग इज 1 लाख और क्लोजिंग इज 2 लाख। आपने क्या बोला, साल भर कितना कमाया, 1 लाख, और उसको 6/12 करके बोला 50, 1 लाख प्लस 50,000 कर देंगे तो 1,50,000 इज माई नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, यस और नो? पर मैंने बोला डिविडेंड मैंने यहां बांटा, मैंने कहां बांटा, यहां। सो डू यू थिंक पहले आपका प्रॉफिट होना चाहिए 1,20 का, है ना? और 1,20 को स्प्लिट करके, अभी हम वहां नहीं करते थे इंटरेस्ट में, जहां का खर्चा है वहीं से माइनस होना चाहिए, यस और नो? तो अगर उसने क्लियरली बोला कि दैट डिविडेंड पेड इज फ्रॉम हियर, सो यू हैव टू रिड्यूस डिविडेंड फ्रॉम हियर ओनली। सो इट मींस दैट मैम 1 लाख का प्रॉफिट था, डिविडेंड कितना हुआ 20, तो टोटल प्रॉफिट कितना कमा लिया, 120 था। देन वी हैव टू स्प्लिट 60 एंड 60, हुआ स्प्लिट, और ये 20,000 कहां से माइनस होगा, यहां से। तो आपका ये हो गया 40, तो 1,40,000 इज योर नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, यस और नो? आया समझ में? ओके। इंटरेस्ट का जैसे देखो, आपने बोला कि मेरे साल भर का प्रॉफिट कितना था, अगर नहीं बोले तो 1 लाख है, और उस 1 लाख में से खर्चा कितना माइनस है, 20। तो ये खर्चा इस पीरियड का है, तो इसी पीरियड में से माइनस होना चाहिए, तो आपका नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, मतलब आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 1,20 बिना खर्चे के। तो अब स्प्लिट क्या, 60-60, तो मतलब इधर हमने 60 कमाया और इधर कितना कमाया, 60, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 20, तो इधर का प्रॉफिट कितना हो, 40। तो मैम 1,40,000 इट नेट एसेट्स एट डिस्पोजल्स। लॉजिक बैठा या नहीं? 1 लाख ओपनिंग और अभी तक का 40, है ना? तो मैम इसका फॉर्मूला लिखा दोगे क्या? यस। तो मैम फॉर्मूला क्या होगा, नेट एसेट्स। अब वो आपको रिटेन्ड अर्निंग का डिफरेंस नहीं देगा, वो दे देगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब एक बात बताओ, इस कहानी में बहुत ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, एक क्वेश्चन कराऊंगी अपने आप क्लियर होएगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। एक होता है वो डिफरेंस दे दे ओपनिंग रिटेन अर्निंग और रिपोर्टिंग अर्निंग का, तो उसमें डिविडेंड लेस होके आया होगा, यस और नो? क्योंकि ये बनता है ना हमारा फॉर्मेट, 1 लाख और 2 लाख, तो इसमें माइनस होके आया 1 लाख। बट अगर वो दे दे कि मैंने साल भर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना कमाया, तो बताओ वो कितना बोलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 1 लाख बोलेगा कि 1,20 बोलेगा? वो 1,20 बोलेगा, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 1,20 होता है, रिटेन अर्निंग में से जाके माइनस करते हो 20। लॉजिक?
अगर रिटेन्ड अर्निंग का डिफरेंस ले रहे हो ओपनिंग और क्लोजिंग, तो इट इज दैट कि उसमें से एक 20 और 20,000 माइनस होके नेट होके आ रहा है। दिखाया ना फॉर्मेट, इन दोनों का डिफरेंस एक है पर अल्टीमेटली आपने इन दोनों को नेटिंग ऑफ कर दिया ना। बट अगर मैं बोलूं ही सही कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना कमाया, तो कहना ही से मैंने डिविडेंड माइनस नहीं किया है, मैंने एक्चुअल प्रॉफिट दिखाया कि मैंने कितना कमाया, यस और नो। तो अगर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रहा है तो कितना बोलेगा? 120 दिया, 120, और उसने बोल रहा है कि वो डिविडेंड बांटा उसने 20,000 का यहाँ। तो आप क्या करोगे, 120 को स्प्लिट कर दोगे कितना, 60-60 में, और इधर में से डिविडेंड माइनस कर दोगे 20, तो आंसर इज 40 आ गया। बात समझ में आई? देयर इज अ डिफरेंस कि अगर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रहा है मतलब उसमें डिविडेंड माइनस नहीं है, क्योंकि पीएनएल में डिविडेंड माइनस होता है क्या? नहीं। बट अगर रिटेन्ड अर्निंग का डिफरेंस दे रहा है तो हो सकता है, बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग और क्लोजिंग इसमें तो अकाउंट में तो दोनों चीजें आती है ना, यस और नो। बात बैठी? यस। तो मैम फॉर्मूला क्या होगा नेट एसेट्स एट डिस्पोजल का? कैन आई से, आपको बैलेंस बीडी दे रखा होगा, ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर का, जो हमारी बुक्स में क्या दे रखा है, 1 लाख। आप पोस्ट एक्विजिशन शेयर लोगे, प्लस क्या करोगे, पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना? मैम 1,20 का प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20 दे रखा था, यस और नो? उसका कितना, 6/12 कितना आया, 60,000। और उसने बोला, अगर वो बोलता कि मैंने डिविडेंड यहां बांटा है, तो क्या डिविडेंड लेस करते? फर्क ही नहीं पड़ता, वो बात के प्रॉफिट का है, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिविडेंड किस बेसिस पे अलाउड होता है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, लेस डिविडेंड पेड कितना? So can I say 1,40,000 is net assets at disposal, yes or no? ये बिगनिंग ऑफ द ईयर थी, ये साल भर का प्रॉफिट गया और उसमें से डिविडेंड बांटा, तो 1,40,000 is my post net assets at disposal, yes or no? Please try to understand, if they gives you profit after tax, it means it without dividend less नहीं किया गया है, तो उसमें add back करके वापस split नहीं करना है। बट अगर retained earning का difference है, so you have to add back, क्योंकि retained earning में अपने आप देखो ना, आपने 1 लाख लिया तो अपने आप ही लेस हुआ ना, yes और no? कभी retained earning देना तो ऐसा ये बना लेना, रिटर्न अर्निंग का डिफरेंस देगा, वो इन दोनों में से कुछ तो देगा, या तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा, तो जरूरत ही नहीं है, सीधे इसी को स्प्लिट करके यहाँ पे लिख लो। अगर वो दे रहा है डिविडेंड पेड इतना है, तो ये टेबल बना लो, तो इससे मालूम पड़ जाएगा साल भर में प्रॉफिट कितना कमाया, यस और नो। बात समझ में आई क्या? 2 क्वेश्चन करोगे, अपने आप चीजें क्लियर होगी, लोड नहीं लेने का, ठीक है? और नहीं होगी तो मैं वापस समझाऊंगी, मेरा काम है समझाना, तो अपने को स्ट्रेस में नहीं आना कि हमको ये लॉजिक नहीं बैठ पा रहा है। नचिकेत, चीज समझ में आई? तो व्हाट इज द फॉर्मूला? मैम बैलेंस बीडी, अगर ओपनिंग दे रखा होगा उसमें पोस्ट एक्विजिशन जहां तक का प्रॉफिट ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे अगर कोई डिविडेंड पेड किया होगा। डन? डन? यस मैम। अब क्या निकालना है, ये तो डिस्पोजल का निकाल लिया, अब क्या बोल रहा है वो, गुडविल एट डिस्पोजल, ठीक है? आप वर्किंग नोट 3 बनाते थे, सेम वही है, सेम, सेल्स कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, लेस नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। मतलब आप जो वर्किंग नोट 3 बनाते थे ना, सेम गुडविल निकाल लोगे, पूरी गुडविल सेम, और इंपेयरमेंट हुआ होगा आज तक का, तो इंपेयरमेंट माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगी, गुडविल एट डिस्पोजल्स। वो बोलेगा कि इस साल इतना इंपेयरमेंट हुआ है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा उस दिन की गुडविल में कितनी आई। एम आई क्लियर एवरीवन? इट जस्ट सिमिलर टू दी वर्किंग नोट, इस पे कुछ नया नहीं सीखना है। देन अब क्या बोल रहा है, क्या एनसीआई की वर्किंग करना आती है? वर्किंग नोट 4, इसको आप 2 तरीके से करेंगे। मैम कैसे? अगर आप फेयर वैल्यू मेथड फॉलो करते हो, या इन बोथ द केसेस, किसमें से इन बोथ द डिफरेंट मेथड्स, फेयर वैल्यू और नेट एसेट्स, किसमें इंपेयरमेंट माइनस होता है? क्लियर है? बस, तो मैम क्या करना है,
NCI at acquisition plus post acquisition share less impairment. डन. मैम पोस्ट एक्विजिशन शेयर कैसे निकालेंगे? अरे आप जब वर्किंग नोट 2 बनाते थे तो आप क्या लेते थे? एट एक्विजिशन, और अब एट रिपोर्टिंग की जगह क्या आ जाएगा? डिस्पोजल्स, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पे तो है ही नहीं ना. क्या वो रिपोर्टिंग डेट पे सब्सिडरी है? तो क्या ले लोगे? एट एक्विजिशन 2. एक्विजिशन दे रखा होगा, डिस्पोजल आपने यहां निकाल ली डिस्पोजल. उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो पोस्ट एक्विजिशन होगा. यस और नो? लॉजिक ये आया. अब अगर नेट एसेट्स मेथड होती तो क्या होता? एनसीआई एट एक्विजिशन प्लस पोस्ट एक्विजिशन. क्या इसमें से इंपेयरमेंट माइनस करते? नो. वर्किंग समझ में आई? बस यही तो 3 वर्किंग निकालनी है. सेल्स कंसिडरेशन निकालने की जरूरत है क्या? मैम वो दे रखा होगा ना कितने में बेचा है. डन. अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे ना, 2 3 4 क्वेश्चन कर लेंगे. अब हमारे पास टाइम टू टाइम ही, अब तो कल तक यही करना है, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. और डिस्पोजल्स में ज्यादा क्वेश्चंस है ही नहीं. बट 1-2 क्वेश्चन करो, फिर इसी में एक नया कॉन्सेप्ट है वो सिखाना है. जो आपको, जो मैं बताई थी ना, पुराने आईएफआरएस से अगर वो आईएफआरएस पढ़ते तो शायद वो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता, पर हमने नहीं पढ़ा है तो हमको पढ़ना पड़ेगा. डन. बुक खोल लूं एक बार? रितोष आ रहा है या नहीं? और लोड नहीं लेने का, 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, अपने आप चीजें क्लियर होगी. देखो, when the shareholding in a subsidiary disposed of, आपने अपने सारे शेयर्स बेच दिए, it must be reflected in, 2 जगह रिफ्लेक्ट होगा. कहां का होगा बताओ? इधर बुक्स नहीं दे. आप जब शेयर्स बेचते हो तो 2 जगह रिफ्लेक्ट होता है. कहां कहां? एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड कंसोलिडेटेड एसओपीएल में. डन. मैम पेरेंट्स के कंपनीज के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा. डन. जब हम पेरेंट कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो पेरेंट कंपनी गेन बुक करेगी. कैसे करेगी? कुछ पैसा आएगा, कुछ कैरिंग वैल्यू होगी और उसका कुछ गेन एंड लॉस होगा. और ये गेन एंड लॉस आपने कहां डाला होगा? एसओपीएल में, क्योंकि हमने कोई भी एसेट्स बेचते हैं तो उसका गेन एंड लॉस कहां डालते हैं? यहां तक सेटल्ड. द गेन एज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्ट. अब कहा, अब ये ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है. हमने पीएनएल को डिस्ट्रीब्यूट किया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग. तो ये जो गेन एंड लॉस आएगा ये कहां डालोगे? इन्वेस्टिंग का ही तो है, इन द पेरेंट्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एम आई क्लियर? बट अगर हम डिस्पोजल कर रहे हैं होल सब्सिडरी का तो हमको कंसोलिडेशन के हिसाब से कुछ अलग करना पड़ेगा. क्या इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में आएगा? नो. बैलेंस शीट में सिर्फ वो आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला होगा, जो आप पीएनएल में डालते होंगे और पीएनएल से जो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा, बस बैलेंस शीट में उतना ही इंपैक्ट आएगा. क्या पी प्लस एस होगा? होगा क्या? नहीं, बिकॉज मैम रिपोर्टिंग डेट पे इट्स नॉट माई सब्सिडरी, और इफ इट इज नॉट माई सब्सिडरी आई नॉट नीड टू एड पी प्लस एस. The impact of disposal on the financial statement can seen below. Statement of profit and loss. 100% subsidiary result consolidated up to the date of, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक कंसोलिडेट करोगे, P प्लस एस करोगे इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. यस और नो? गेन एंड लॉस डिस्पोजल का पीएनएल में डालोगे. यस और नो? एंड द गेन एंड लॉस इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि सब्सिडरी अब इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं खुद हूं, मेरा खुद का बिजनेस है. जब आप इंडिविजुअल में देखते हो तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट कहलाता है. बट जब आप ग्रुप में देखते हो तो वो तो मैं ही हो गई ना, मैं ही काम कर रहा हूं, मैंने अपनी कोई यूनिट बंद कर दी. जब क्या बोलता है कंसोलिडेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल एंटिटी. जब आप उसको मर्ज करते हो मतलब वो मैं हो गई और मैंने अपने आप की कोई यूनिट बंद कर दी, तो कैन आई से डिसकंटिन्यू ऑफ माय ओन ऑपरेशन, नॉट द डिस्पोजल, नॉट द सेल ऑफ एनी एसेट. यस और नो? तो अगर मैंने खुद को ही बंद किया है तो डू यू थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट? यस और नो?
unless the only asset of the subsidiary or investment property in which the case gain and loss is reported of the investing activity, generally ये तो आपका operating profit कहलाता है. Done. Statement of financial position, gain and loss on disposals to be included with the retained earning. Obviously P&L में जाता है, P&L से वो net profit में जाएगा, और net profit कहाँ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग में. तो बैलेंस शीट में सिर्फ वही इंपैक्ट आता है. एट द ईयर एंड नो शेयर्स आर हेल्ड बाय द पेरेंट, देयरफॉर द डिस्पोज्ड ऑफ सब्सिडरी इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. उसके अलावा कुछ भी इंपैक्ट नहीं आएगा. डन. यस और नो. जो प्रॉफिट या लॉस कमाया वो पीएनएल में डाला, और वही पीएनएल से ऐड होके रिटेन अर्निंग में जाएगा. तो अल्टीमेटली किस में चला गया, बैलेंस शीट में सिर्फ रिटेन अर्निंग पे इंपैक्ट आएगा, अदरवाइज कहीं भी इंपैक्ट नहीं आएगा. डन. मैम आएगा, कहाँ आएगा, अरे मैम वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हट जाएगा ना, बेचा है तो ऑब्वियसली एसेट हटाओगे ही ना. कॉमन सेंस. डन. कैसे निकालोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, और फिर ये अंदर कैलकुलेट करोगे. नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, उसमें क्या ऐड कर दोगे, गुडविल, और उसमें से लेस क्या कर दोगे, एनसीआई. बिकॉज दिस इज 80%, तो वी नीड टू कैलकुलेट दिस इज 80%. ठीक है. और मैम सारी चीजें किस डेट की लेंगे, main is date of disposal. It's not acquisition, it's not reporting, it's disposal. Where's your friends? Dheeraj is absent, Bhavesh is absent, Vinayak is absent, Parth is absent. Sorry, Vishnu is absent. हाँ ऑनलाइन तो है पर आए क्यों नहीं. मेरा तो सिर्फ एक ही दोस्त है. ऐसा व्यवहार खत्म हो गया ना इनसे अब. है पर इतने नहीं बचे जितने पहले थे. सोच के तो आया था अच्छा निकलेगा, पर मैम ऐसे दोस्त से होने तो ना, दोस्त ना होना अच्छा है ना. मैं तो पहले ही बोली थी. पार्थ को भी बचा रही हूँ, पर पार्थ बचना नहीं चाह रहा है. चलो मैम क्या आया, गेन एंड लॉस ऑन disposals. The gain will be included in the consolidated of statement of P&L. Done. Any tax on the gain, ये तो चलो ठीक है. Within the FR exam, you may be required to deal with a disposal as a part of a प्रॉफिट एंड लॉस. पहले नहीं होता था. पहले इन दी एफआर वो एक अलग से दे देते थे कि ये बेचा है तो आप बताओ गेन ऑन डिस्पोजल कितना होगा, ये बेचा है तो इंडिविजुअल में कितना होगा. बस वो ऐसे ही क्वेश्चंस देते थे. देयर इज नॉट 20 मार्क्स में कभी नहीं पूछते थे. अब ये पूछने लगे हैं, तो ये पूछेंगे भी तो किसके साथ पूछेंगे, एसओपीएल के साथ. Such a disposal is likely to be treated as a discontinue operation as per the IFRS 5. मैंने बोला ना, जब कंसोलिडेट करते हैं तो आप उसको क्या कहलाते हो, मेरा कोई ऑपरेशन को मैंने क्या कर दिया होगा, डिसकंटिन्यू कर दिया होगा. एंड दैट आई विल एक्सप्लेन यू. IFRS 5 में आपको बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पर इतना एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसमें आपको काम हो जाए. Where the disposal is not treated as a discontinue operation, अगर इसको आप discontinue operation नहीं मान रहे हो, मतलब आप उसको अपना बिजनेस नहीं मान रहे हो, तो ये आपके लिए merely क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट. तो जो भी गेन एंड लॉस होगा उसको कहाँ दिखाएंगे, हाँ. Where the disposal is, कुछ गलत लिखा है, छोड़ो. यहां तक क्लियर है मैम. कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोज. देखो कैसा है, पहले ना हमारा फॉर्मेट कुछ अलग था पीएनएल का, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं था. हम हमेशा उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के नीचे डाल के खत्म कर देते थे. अभी पीएनएल का फॉर्मेट अलग हो गया. एज आई टोल्ड यू, ऊपर ऑपरेटिंग, नीचे इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ये. तो हम जब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, हमको अपने आप समझ में आएगा कि अच्छा दैट प्रॉफिट शुड बी अंडर द शॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इधर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ठीक है. तो अभी कोई कंफ्यूजन ड्राफ्ट मत करना. जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने आप चीजें समझ में आने लगेगी. गुडविल निकालना है, कैसे निकालेंगे मैम, गुडविल का वर्किंग नोट, सेल्स कंसिडरेशन, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, लेस नेट एसेट्स एट एक्विजिशन. आ गई गुडविल एट एक्विजिशन, आ गई. उसमें अभी तक का सारा इंपेयरमेंट माइनस कर लेंगे. तो डू यू थिंक आगे गुडविल एट डिस्पोजल्स, अभी तक का सारा इंपेयरमेंट माइनस कर लेंगे कि गुडविल इतनी इंपेयर हुई है. सो डू यू थिंक गुडविल एट, डन. कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ, आपको नेट एसेट्स, ओपनिंग नेट एसेट्स दे रखी है, क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट पीरियड. जो भी लोग करंट पीरियड कब तक का, जैसे उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था 1/20 का, हमने कहां तक का लिया था, जुलाई तक का, 6/12 किया था. तो मैम प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द
करंट पीरियड। मैम करंट पीरियड क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ये ओपनिंग दे रखा है। अगर एक एक्विजिशन देते तो हम पोस्ट एक्विजिशन पूरा रिजर्व लेते। बात समझ में आ रही है ना? एट और लेस क्या कर देंगे? अगर उसने बोला होगा डिस्पोजल हमने इधर ही बांटा है, तो आप कब करोगे? माइनस कर दोगे। डन। तो क्या आ गया? नेट एसेट्स एट। मैम अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट एक्विजिशन और एट डिस्पोजल के बीच में आपको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स भी दे रखे होंगे, तो जो आप वर्किंग नोट 2 बनाते हो, आप कहां से शुरू करोगे? एट एक्विजिशन, और रिपोर्टिंग की जगह क्या लिखोगे? बस। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी डिस्पोजल तक के लोगे, जो भी एडजस्टमेंट्स दे रखे होंगे सब कहां तक के लोगे? The net assets at disposal may also include any remaining fair value adjustment to the subsidiaries net assets. The amount is included in the net assets at disposal is a fair value adjustments made on the acquisition less accumulated debt. It is just same जो आप पढ़ के आए हो, बट वहां पे एट रिपोर्टिंग की जगह एट डिस्पोजल्स आ जाए। क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। डन। देन नॉन कंट्रोलिंग एसेट्स एट, अगर फेयर वैल्यू मेथड है एट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन अप टू द डिस्पोजल लेस एनसीआई, एनसीआई में लेस एनसीआई, क्योंकि मैम पहला वर्ड एनसीआई लिखा था तो मैंने बोल दिया एनसीआई। फेयर वैल्यू मेथड में इंपेयरमेंट लेस होगा। डन। और अगर नेट एसेट्स मेथड है तो एट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कब तक का? ऑब्वियसली डिस्पोजल तक। क्या निकालना है? लेस इंपेयरमेंट हुआ क्या? रितो सक्षम लेस एनसीआई हुआ क्या? नो मैम। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेट एसेट्स मेथड है। डन। दिस इज हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट द ग्रुप डिस्पोजल्स गेन एंड लॉस। एम आई क्लियर? इट्स वेरी इजी। एक दो क्वेश्चन करेंगे, अपने आप फंडेज क्लियर होंगे। करे क्वेश्चन? यस मैम। Rock acquired 70% investment in a dog for 2002 years ago. मैंने कितने में खरीदा? This is my cost of investments. Can I say? It is group policies to measure the non-controlling interest at the date of acquisition. It means that if there is an impairment, I have to reduce the impairment. NCI minus करना पड़ेगा. The fair value of the non-controlling interest in dog in the date of acquisition was, क्यों दिया होगा? मैम गुडविल कैलकुलेट के लिए भी एट एक्विजिशन चाहिए और एनसीआई के लिए भी एट एक्विजिशन चाहिए, बट समटाइम्स वो आपको दे भी देंगे कि एनसीआई एट डिस्पोजल भी इतना है, तो ये भी अच्छी बात है, कोई फर्क ही नहीं, कोई कैलकुलेशन ही नहीं। ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ डॉग्स नेट एसेट वाज, मतलब एट एक्विजिशन मेरी एनसीआई कितना है? 800, और मेरी नेट एसेट्स कितनी दे रखी है? क्या मुझे एट एक्विजिशन नेट एसेट्स निकालने की जरूरत नहीं, गिवन है। The goodwill has not been impaired. Best. Goodwill impaired in Noyora, no allocation of goodwill. Rock dispose of all its shares in dog for sale proceed 3000. मुझे बताओ इन द पेरेंट्स के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गेन आ रहा है कि लॉस आ रहा है? कितने का? 1000 का। क्यों मैम? सेल प्रोसीड इज 3000 एंड परचेज प्राइस इज 2000, द डिफरेंस इज 1000। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा होगा, क्या सेम कंसोलिडेटेड में भी आएगा? नो। व्हाई? वी नीड टू कैलकुलेट मैम। डन। द फेयर वैल्यू ऑफ डॉग्स नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल वो भी दे दी। ठीक है, चल। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? वो बोल रहा है इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आ रहा होगा, बोलो। रॉक्स के इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आ रहा होगा? मैम 3000 का सेल्स कंसिडरेशन था, 2000 का परचेज था, 1000 का क्या आ रहा होगा? कहाँ जा रहा होगा? एसओपीएल। अब सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्रुप डिस्पोजल निकालने का, राइट डाउन द फॉर्मेट, फॉर्मूला लिख लो पहले, फिर उसमें से जो जो आइटम दे रखे ना ऊपर से, वो आइटम उसमें फिट कर दो और देखो और क्या चीजें चाहिए। ठीक है, क्या हुआ मैम? पहले कहां से स्टार्ट होगा? सेल्स कंसिडरेशन, यस।
फिर मैम लेस करेंगे क्या क्या, नेट एसेट्स एट, फिर और लेस करेंगे क्या, एट डिस्पोजल। ठीक है मैम, पहले देख ले सेल्स कंसिडरेशन कितना दे रखा है, बोलो कितना दे रखा है सेल्स कंसिडरेशन, डाल दूं यहाँ पे 3000। चलो एक डेटा मिला हुआ है। नेट एसेट्स एट डिस्पोजल कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, एट डिस्पोजल कितना दे रखा है नेट एसेट्स, 2400। क्या गुडविल दे रखी है, नहीं, कैलकुलेट कर ले। यस मैम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल, सेल्स कंसिडरेशन कितना, सेल्स कंसिडरेशन कितना, 2000। अरे ये वो वाला बेचने का नहीं है, खरीदने वाला है, दिस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर एनसीआई एट कितना दे रखा है, 800। लेस क्या करेंगे, एट कितनी दे रखी है, दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1900। कितनी आई गुडविल, 900। क्या इंपेयरमेंट है, उसने क्लियरली बताया नो गुडविल का इंपेयरमेंट, तो गुडविल एट डिस्पोजल भी कितनी हो गई है, गुडविल एट डिस्पोजल कितनी हो गई, 900। मेरे कान खराब हो गए, मेरे को सही में ईएनटी के पास जाना पड़ेगा, मेरे को 1900 सुनाई दिया। 900 डन। अब क्या निकालना है, एनसीआई एट डिस्पोजल दे रखा है क्या, नहीं, तो एनसीआई एट एक्विजिशन कितना, 800। पोस्ट एक्विजिशन शेयर चाहिए, तो मैम नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डिस्पोजल 2400 है, नेट एसेट्स एट डिस्पोजल 2400 है, यस और नो, और एट एक्विजिशन 1900 है, तो इन दोनों का डिफरेंस पोस्ट एक्विजिशन आ गया क्या, और उसका कितना परसेंटेज, कितना आया, डन। बोलो एडजस्ट हुआ, डाइजेस्ट हुई या नहीं ये चीज, ये क्यों किया, ये समझ में आया ना, पोस्ट एक्विजिशन, बिकॉज नेट एसेट्स एट एक्विजिशन दे रखा है और एट रिपोर्टिंग दे रखा है, तो इन दोनों एट एक्विजिशन और एट डिस्पोजल दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस इज पोस्ट एक्विजिशन, यस और नो, और उसका 30% इज एनसीआई का शेयर, कितना आया, तो मेरी एनसीआई कितनी आ गई, ठीक है, यहाँ पे 950 माइनस करेंगे कि प्लस, तो कितना आया, 2400 प्लस 900 माइनस 950, 2, तो कितना प्रॉफिट आया, मैम यहाँ पे ना पोस्ट वाले निकालेंगे उसमें हम ये करेंगे यस, माइनस एक्विजिशन। आपको पोस्ट एक्विजिशन निकालना है, मतलब बात कितना कमाया, तो आपको अगर एट एक्विजिशन दे दिया कि मेरी 1900 की एसेट थी और एट डिस्पोजल बता दिया 2400 की है, तो डू यू थिंक इन दोनों का डिफरेंस आपने बाद में कमाया होगा, दैट इज कॉल्ड पोस्ट एक्विजिशन, कितना, 500। ठीक है, और एनसीआई को कितना मिलेगा 500 का, 30%। 70% मैम उधर क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि आपको दे रखा है एट डिस्पोजल नेट एसेट्स, अगर नहीं दे रखा होता, बिगनिंग ऑफ द ईयर दे रखा होता, तो आप उसमें 70% ऐड करते कि साल भर में इतना कमाया। बात समझ में आई, yes or no, this is how we going to solve the equations in case of disposals, it means that सबसे बेस्ट तरीका होता है राइट डाउन दी फॉर्मेट, क्या क्या आइटम चाहिए, देन क्वेश्चंस में क्या क्या आइटम दे रखे हैं वो इसमें डाल दो, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा गुडविल नहीं दे रखे, आई हैव टू कैलकुलेट द गुडविल, देन राइट डाउन द फॉर्मेट ऑफ गुडविल, एंड देन फिगर आउट कि कौन कौन सा डेटा दे रखा है, तो आपको डेटा मिल जाएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा गुडविल निकली, देन आपको समझ में आया कि एनसीआई नहीं दे रखा है, तो एनसीआई का फॉर्मेट लिखो कि ये आइटम चाहिए और क्या क्या आइटम दे रखे वो पुट कर दो, तो आपका आंसर निकल जाएगा, डन। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट या सॉल्व द ग्रुप डिस्पोजल्स कंसोलिडेशन। रितोष एंड सक्षम क्या हो रहा है, तो दोनों एक साथ करना चाह रहे हो एग्जाम्स में,
8,500 रुपए ये देगा, 8,500 रुपए मैं दूंगा, और डिग्री आएगी। इनको दोनों का मिला के क्या नाम बन देगा? सक्षम और रितोष का मिला के सक्तोष। इसमें आ जाएगी डिग्री, और क्या। कभी आप यूज करना, कभी वो यूज करेंगे, है। तो फिर अपना इंडिविजुअल सॉल्व करना, ग्रुप में क्यों करना, जब पैसे दोनों अलग अलग भर रहे हो। इंस्टीट्यूट को भी क्या ऐसा भर रखा है कि हम दोनों मिलके फीस देंगे? अलग अलग ही दे रखी है। तो पढ़ा तो मैं अलग अलग ही रही हूँ, सक्तोष को नहीं पढ़ा रही हूँ। समझ में आया? क्वेश्चन ग्रुप में करोगे दिक्कत आएगी, मैं अभी भी बोल रही हूँ। ग्रुप में सिर्फ आपको नहीं आ रहा है, आप समझो। बट अगर ग्रुप में क्वेश्चन किया तो अभी तो आ जाएगा, हाँ वो बोल रहा, हाँ सही बात है भाई, तू तो बोल रहा है, तो यार पत्थर की लकीर होगी, ऐसा ही होना चाहिए। लड़कों में तो ऐसा कुछ ज्यादा ही चलता है, भाई 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 करके कब भाई पापा बन जाते पता ही नहीं चलता, फिर बोलते भाई मैं तेरा पापा हूँ। इनमें लड़कों में बहुत चलता है ऐसा। यहां तक सेटल्ड है? पढ़ा नया क्वेश्चन देखें। Hagu has held a 60% investment in Mode for several years. It means that H is my parent and M is my subsidiary. ठीक है, using a fair value methods to value the non-controlling interest. A quarter of goodwill has been impaired. It means whatever the goodwill you calculated, 1/4 goodwill is impaired. ठीक है, द ग्रुप ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2005, माई ईयर एंड इज 31 दिसंबर। मैंने बहुत साल पहले एक्वायर किया है। अ डिस्पोजल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट हैज बिन मेड ऑन 31 अक्टूबर 2005। कैन आई से इन द मिडिल ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर किया है। फॉर सेल प्रोसीड 10,000, कितने में बेचा? 10,000 में। वो बोल रहा है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना प्रॉफिट और लॉस बताओ। इतना तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। वेरी गुड, 4,000 क्लियर दिख रहा है। मैम 10,000 में बेचा और 6,000 का इन्वेस्ट किया है, तो व्हाट, क्या क्या। पर एक बात बताओ ना, क्या ढूंढ रहे थे इतना पढ़ के? मैं तो वो भी नहीं, क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी नहीं पूछा कि कंसोलिडेटेड में बताओ। सब क्वेश्चन इतने गौर से पढ़ रहे थे जैसे पता नहीं क्या दिख रहा होगा। क्या पढ़ रहे थे बताओ तो सही। मुझे भी तो समझ में आया कि मेरी आंखें क्या नहीं देख पा रही है। कुछ हिडन तो नहीं है इसमें? उसकी वैल्यू दी होगी ना उस टाइम पे, इसमें भी दी होगी। तो दे तो रखी है, ऐसे पॉइंट्स में नहीं दे रखी होगी। तो वो ढूंढ रहे थे क्या कहीं कुछ और छिपा हुआ हो? मतलब यहाँ लाइनें लिखी भी नहीं, पर हम अपनी मर्जी से अजम्पशन कर रहे थे कि यहाँ कुछ लिखा है जो हमको दिख नहीं रहा है, ऐसा। वो बचपन में पेन नहीं आता था, ऐसे लिख लो और फिर लाइट डालोगे तो दिखेगा। तो वैसा तो नहीं था, लाइट चालू करके देख रहे थे कि कुछ लिखा तो नहीं है, हमको नहीं दिख रहा हो। मतलब मैं सबको देख रही थी कि क्या देख रहे हो, और सब बिल्कुल ऐसे कंसंट्रेशन से देख रहे थे कि मेरी आंखें नहीं देख पाई। चलो, सो मैम सेल प्रोसीड इज 10,000 और मैंने खरीदा 6,000 में था, तो मेरी बुक्स में 4,000 इज अ प्रॉफिट इन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यू नीड टू कैलकुलेट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट यू हैव टू डू, राइट डाउन द थिंग्स, पुट द फिगर्स इन इट एंड ट्राई टू कैलकुलेट। और कीप इन माइंड, उसने क्लियरली बोला है गुडविल इंपेयर्ड हुई है कितनी? 1/4. So you have to do the impairment and you have to allocate that impairment to the NCI also, because it's a fair value model. Try to solve and let me know. Please. संतोष, अलग अलग सॉल्व कर।
I don't know.
यस एवरीवन, टेल मी, क्या सॉल्व कितना आया? 850 एवरीवन। अगर अलग अलग आया, सबका भगवान जाने ऐसा आया तो, हाँ कुछ और ही। अच्छा, इतना टाइम देने के बाद भी 2 मिनट और रुक जाइए। एनसीआई नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? हाँ, अरे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन दे रखा है, नेट एसेट्स एट डिस्पोजल दे रखा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? पोस्ट एक्विजिशन। जब आपको दे रखा है एट एक्विजिशन नेट एसेट्स ये है, और एट डिस्पोजल नेट एसेट्स दे रखी, दैट डिफरेंस इज अ पोस्ट एक्विजिशन डिफरेंस। नचिकेत ने किया? ओहो, आज सबको नचिकेत की तरफ से ट्रीट। महक पहले ही रेडी, कहाँ चलना है? 1 बजे के बाद फ्री हो जाएंगे, विल गो फॉर अ पार्टी। यस सर, बोलिए, क्या आंसर आया आपका? श्योर हैं आप? लॉक कर दे, 1 करोड़ का सवाल है। दोस्त ने बचा लिया। रोहित, अपन ने किया फाइनल। अरे अरे, तो वर्किंग के बाद वो वाला फॉर्मूला लगाओ ना, ये ये वाला, सेल्स कंसिडरेशन नेट एसेट्स एट डिस्पोजल्स प्लस गुडविल एट डिस्पोजल्स माइनस एनसीआई एट डिस्पोजल्स, देन दिस माइनस दिस। 4150 आ रहा है आपका टोटल आंसर, ये वाला। ओके, क्या आ रहा है? एक और जना यस बोला, 4150, अभिषेक का दोस्त। अभिषेक ऐसे बोल सकते ना, आपका दोस्त? आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? बोलेगा मैम कुछ भी बोलो, उसको मेरा दोस्त तो मत ही बोलो, तो कभी बुरा लग जाए। बोलो। अरे भैया चलो यार, सेल्स कंसिडरेशन कितना, नेट एसेट्स एट डिस्पोजल कितना, गुडविल 6000, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआर एक्विजिशन 1000, फेयर वैल्यू ऑफ 2000, 7 में से 2, 5000। गुडविल कितनी आई? एनसीआई 1000 एट डिस्पोजल 2000 का 40%। एनसीआई कितना? देन आंसर, हाँ 900 कैसे? वेरी गुड। कितना इम्पेयरमेंट? 1250 का 40%, विच इज डन 900। ये 900, ठीक है, तो क्या आया आंसर? क्या? 3000 प्लस 3750 माइनस 9, 5। द आंसर इज, आपका क्या आ रहा था? अपना क्या आ रहा था? इम्पेयरमेंट माइनस नहीं किया। डन। समझ में आया कि हाउ टू कैलकुलेट द ग्रुप डिस्पोजल
एंड इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको क्वेश्चंस ऐसे ही दे रखे होंगे। डन। चलो मैम, आपने आज 15 मिनट पहले क्लास लगाई थी, जो ऑलरेडी 10 मिनट तो आप लेट होते ही हो, देखो फैक्ट है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। मैं निकलती टाइम पे ही हूँ, पता नहीं मैं क्यों लेट हो जाती हूँ। रितोष बोलेगा निकलती भी टाइम पे नहीं, झूठ बोलती है। मेरे हिसाब से मैं टाइम पे निकलती हूँ, अब वो रितोष के हिसाब से कुछ भी हो। चलो ठीक है, वी गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन। कल मैं IFRS 5 का वो डिसकंटिन्यू, अभी तक आपने क्या किया, आपने कभी इसका पीएनएल पे इंपैक्ट देखा क्या? नहीं। अभी आपने सिर्फ ये निकालना सीखा कि व्हाट इज द प्रॉफिट शुड बी शोन इन अ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अंडर द ग्रुप डिस्पोजल। अब हम इसको पीएनएल में बनाएंगे, क्या पीएनएल में कहां शो करना है। क्लियर? सो कैन वी वाइंड अप दिस सेशन? करें वाइंड अप? यस सर। एवरीवन, स्वाति, धीरज, भावेश, यस मैम। आया समझ में? प्रियांशी, शिखा, विकसित? यस मैम। ओके यस मैम। गाइस, जब मैं क्वेश्चन करने का बोलती हूँ तो प्लीज आप लोग भी आपका आंसर्स बोला करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सामने बैठे हैं वही आंसर्स देंगे। अवनी, यस मैम। आया समझ में? यस मैम। अल्फेज, अपन आज आए क्यों नहीं? हम गाड़ी सर्विस पे गई थी इसलिए। तो सैटरडे संडे दो। चलो ठीक। अच्छा, किसी ने चैट में आंसर्स तो बोला है, अवनी ने दिया है आंसर। वेरी गुड अवनी, आपने आंसर दिया है। चलो बाय बाय एवरीवन।